देखें, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए प्रचार के लिए थोड़ा सा बता रहे हैं। एक ऑप्शनल वाला पेपर है, इसमें ये दो बुकें हैं। एक पहली बुक है डिफरेंशियल ज्योमेट्री, दूसरी बुक है टेंसर एनालिसिस। ये दोनों की कंबाइंड एक किताब आती है, वो एसजे पब्लिकेशन की है और वही एसजे पब्लिकेशन की बुक से हम इसको पढ़ाते हैं। ठीक है। अब हमारा ये यूट्यूब चैनल बना हुआ है। इस चैनल को जब तुम सब्सक्राइब करोगे तो इनकी थोड़ी थोड़ी वीडियो निकल गए, इसको तुम पढ़ोगे। अगर ये पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, नेम भेजोगे, क्लास भेजोगे, कॉलेज नेम भेजोगे, ये तीनों चीज़ें भेजोगे, तभी हम तुम्हें अपने एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। हमारा ऐप बना हुआ, एप्लीकेशन बनी हुई, उससे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद डेमो के लिए तुम 4-6 दिन जुड़ो रहो। अगर तुम्हें ये पढ़ाई समझ में आए तो, अगर समझ में आती है तो तुम्हें फीस भी पे करनी पड़ेगी। तो तुम व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे और कहोगे सर फीस कितनी, हम तुम्हें फीस बता देंगे। अगर फीस तुम पे करोगे तो ये सारी वीडियो तुम्हारी पेपर तक रुकेंगी, वरना तुम डेमो के लिए जुड़ोगे, थोड़े दिन बाद अलग हो जाओगे। ठीक है। और एनईपी के अंतर्गत सारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस एक हो चुका है। ठीक है, बस इतना ही बताना है, बाकी कुछ नहीं बताना है। ठीक। देख, ये चैप्टर चल रहा है लोकल थ्योरी ऑफ स्पेशल का चैप्टर नंबर 1 और इसमें ये 1.7 आर्टिकल चल रहा है। इसका ए और बी पार्ट करा दिया, सी पार्ट कराने जा रहे हैं। ये पेज नंबर 13 पर है, 13 पर है। इक्वेशन है, ये आर्टिकल का नाम है द इक्वेशन ऑफ ऑक्सीलेटिंग प्लेन इन टर्म ऑफ जनरल पैरामीटर। जनरल पैरामीटर के फॉर्म में ऑक्सीलेटिंग प्लेन की इक्वेशन हम तुम्हें बताएंगे। ये क्या होती है वो समझो। देखो ऑक्सीलेटिंग प्लेन की इक्वेशन हमने तुम्हें बताई है। वो इक्वेशन ए होती है कैपिटल आर माइनस आर, कैपिटल आर वेक्टर समझ लो, माइनस आर वेक्टर और आर डैश वेक्टर, कामा लगा दो, आर डबल डैश वेक्टर। ये इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन होती है। ठीक है। अब ये इक्वेशन होती है, यानी कि किसकी होती है, ऑक्सीलेटिंग प्लेन की। ये इक्वेशन तो हम प्रूव करा चुके हैं। अब निकालना है जनरल पैरामीटर की फॉर्म में। जनरल पैरामीटर के फॉर्म में निकालने के लिए इसमें हम आर डैश और आर डबल डैश की वैल्यू रख लेते हैं। वैल्यू रखने के बाद जो इक्वेशन आती है वो इसकी जनरल इक्वेशन कहलाती है, जनरल फॉर्म की इक्वेशन कहलाती है। समझ में आया क्या करेंगे? तो हम सबसे पहले आर डैश और आर डबल डैश निकालना तुम्हें बताते हैं, बाद में उठाकर इसकी वैल्यू रखेंगे, तभी वो ऑक्सीलेटिंग प्लेन इन जनरल फॉर्म में इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, ये करने जा रहे हैं। अब देखें आर डैश, ये हम निकालने जा रहे हैं आर डैश वेक्टर। क्यों निकालने जा रहे हैं समझ गए होंगे। आर डैश वेक्टर बराबर हमने तुम्हें बताया है, ये बराबर होता है डी आर वेक्टर बटे डी एस। अब डी आर बटे डी एस को हम इस तरह से लिख लें, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी और डी एस बटे डी टी। कहने का मतलब है डी टी काटें तो यही आ जाएगा डी आर बटे डी एस। अगर कभी भी टी के सापेक्ष, टी क्या है, पैरामीटर है, पैरामीटर के सापेक्ष अगर डिफरेंशिएशन होता है तो इसको हम आर सिंगल डॉट लिखते हैं और इसे हम एस सिंगल डॉट लिखेंगे। एस यहाँ पर लेंथ कहलाती है, आर यहाँ पर वेक्टर कहलाता है, टी यहाँ पर पैरामीटर कहलाता है। अब ये आर डैश निकल आया, अब निकालना है आर डबल डैश। आर डबल डैश का मतलब क्या है? आर डबल डैश का मतलब है डी टू आर वेक्टर अपान डी एस स्क्वायर, और अगर इसको हम लिखें तो डी ओवर डी एस, डी आर वेक्टर बटे डी एस लिखेंगे और ए हो जाएगा डी ओवर डी एस। अब डी आर वेक्टर अपान डी एस लिखें, डी आर बटे डी एस। डी आर वेक्टर अपान डी एस की वैल्यू है आर सिंगल डॉट वेक्टर बटे डी एस। ये वैल्यू है आर सिंगल डॉट वेक्टर बटे का है ए एस डॉट। ये वैल्यू रही डी आर वेक्टर अपॉन डी एस की। अब इसको हल करने के लिए हम डी टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी टी से कर देते हैं डिवाइड, और इसका ये कोफिशिएंट का इंटरचेंज कर देते हैं। डी टी इधर ले आते हैं, डी एस इधर ले जाते हैं, तभी ये हो जाएगा डबल डैश का, ये हो जाएगा डी ओवर डी टी और आर सिंगल डॉट वेक्टर बटे एस सिंगल डॉट, और इधर हो जाएगा डी टी बटे डी एस। यानी कहने का मतलब है डी एस इधर कर दिया, डी टी इधर ले आए। अब हम यहाँ पर ए करेंगे,
इस पद का टी के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अब इसमें फार्मूला लगेगा अंश बटे हर का, तभी ये हो जाएगा, फार्मूला होता है हर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसके बाद आता है हर, इसके बाद आता है यहाँ पर हर, ठीक है, हर हो गया। अंश का डिफ्रेंसिएशन, इसका हम डिफ्रेंसिएशन करें, डिफ्रेंसिएशन लिखें तभी डी ओवर डी टी आएगा और आर सिंगल डॉट वेक्टर आएगा, माइनस आएगा अंश आएगा, आर सिंगल डॉट वेक्टर, और हर का डिफ्रेंसिएशन करें तभी ये हो जाएगा डी ओवर डी टी और आएगा एस डॉट, और ये चल रहा है इधर जो आ रहा है वो आ रहा है डी टी बटे डी एस, ये आ रहा है डी टी बटे डी एस। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर ए आर डॉट देखो ये बताया गया, आर डॉट जो है वो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी के बराबर है, ये बराबर है। अगर इसका हम दोबारा डिफ्रेंसिएशन कर दें तो ये हो जाएगा डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर, और इसको हम आर डबल डॉट कहेंगे, इसको कहेंगे डबल डॉट, यानी कि इस सिंगल डॉट का एक बार और करेंगे डबल डॉट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और इसका अगर दोबारा करेंगे तो एस डबल डॉट हो जाएगा, तभी ए बन जाएगा एस डॉट, और ए हो जाएगा आर डबल डॉट, ए हो जाएगा आर सिंगल डॉट, ए हो जाएगा एस डबल डॉट, और ए हो जाएगा सिंगल डॉट स्क्वायर, सिंगल डॉट स्क्वायर। अब डी एस बटे डी टी, डी एस बटे डी टी ये तो बराबर हो जाएगा एस डॉट के, और अगर इसको हम उल्टा कर दें डी टी बटे डी एस कर दें तो 1 एस डॉट हो जाएगा। भाई उल्टा करोगे नीचे आ जाएगी, ऊपर चला जाएगी नीचे आ जाएगा, तो डी टी बटे डी एस करोगे 1 एस डॉट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 एस डॉट आ जाएगा। अब देखो इसके आगे का, ठीक। अब यहाँ पर दोनों पद अलग अलग करके लिखें इसके, तो पहला आर डबल डैश वेक्टर ये आएगा, ये क्या हो जाएगा, ये एस डॉट आर डबल डॉट बटे एस डॉट का क्यूब हो जाएगा, तो एक डॉट यहाँ पर कैंसिल भी हो जाएगी, तभी ये आएगा आर डबल डॉट वेक्टर बटे का आएगा एस सिंगल डॉट का स्क्वायर। भाई एस डॉट आर डबल डॉट बटे एस डॉट का क्यूब, एक डॉट कट गई तो 2 डॉटें रह गई, माइनस आएगा माइनस। अब ए हो गया आर डॉट, ए हो गया आर सिंगल डॉट, और ए हो गया एस डबल डॉट बटे में इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो एस डॉट का क्यूब हो जाएगा, ये एस डॉट का क्यूब हो जाएगा। अब इसमें हम जो ऑक्सीलेटिंग प्लेन है इसकी हम इक्वेशन लेंगे, ठीक। अब लिखते हैं बी नो, जो अभी यहाँ पे लिख के हमने बिगाड़ी है, बी नो इक्वेशन ऑफ ऑक्सीलेटिंग प्लेन, अब वो इक्वेशन क्या होती है, वो ए होती है आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर, फिर होता है आर डैश वेक्टर, फिर होता है आर डबल डैश वेक्टर, फिर होता है डबल डैश वेक्टर, और ए वैल्यू जो है वो बराबर किसके होती है 0। ये हमारा कहलाता है ऑक्सीलेटिंग प्लेन, ठीक है। अब निकालना जनरल वैल्यू के लिए इन दोनों की वैल्यू रखें, तभी ए हो जाएगा कैपिटल आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर। अब आर डैश बराबर ए रहा, ए हो गया आर सिंगल डॉट वेक्टर बटे एस डॉट, आर डबल डैश की वैल्यू ए आ जाएगी, ए आ जाएगी आर डबल डॉट वेक्टर बटे एस डॉट का स्क्वायर, और आर डॉट एस डबल डॉट बटे एस डॉट का क्यूब, ए आएगी, बराबर का हो जाएगा 0, बराबर का हो जाएगा 0। अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों पदों से कर लें, अब इसकी मल्टीप्लाई करें, ये तो पद एक है, चलो ये सिंगल पद है ध्यान रखना। अब इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे करें, तभी ए पद बन जाएगा कैपिटल आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर और आर सिंगल डॉट वेक्टर बटे एस डॉट, और ए आ जाएगा आर डबल डॉट वेक्टर बटे एस डॉट स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट कर दें यहाँ पर बंद, फिर आएगा ए वाला माइनस, और ए आएगा आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर, और ए आएगा आर सिंगल डॉट वेक्टर बटे का आएगा एस डॉट, और फिर ए आ जाएगा आर सिंगल डॉट वेक्टर और एस डबल डॉट बटे एस डॉट का क्यूब बराबर 0, ए आएगा।
अब हमने तुम्हें बता रखा है कभी भी अगर ये 3 वेक्टर हों, अगर बाई चांस ये वेक्टर कभी रिपीट हो जाएं तो इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। वेक्टर कभी भी 3 हो और वेक्टर रिपीट हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। यहाँ पर एक वेक्टर ए है, एक ए है, एक ए है और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0। यहाँ पे लिख भी देते हैं कैपिटल आर वेक्टर माइनस स्मॉल आर वेक्टर और आर वेक्टर सिंगल डॉट और आर वेक्टर सिंगल डॉट। ये वैल्यू यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगी, 0। ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0। क्यों, ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, चाहे ए बी ए हो चाहे ए बी बी हो, ए सी सी, ये पीछे हम तुम्हें बता चुके हैं। उससे ए वाली वैल्यू, इस वेक्टर की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर हो गई, 0 के। अब क्या बचा, ए वाला बचा, ए बचा, इसे नोट करें तो कैपिटल आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर और ए आएगा आर सिंगल डॉट वेक्टर और ए आएगा आर डबल डॉट वेक्टर, डबल डॉट वेक्टर और अपान में है एस डॉट का क्यूब, एस डॉट का क्यूब बराबर का है 0। अब ये एस डॉट का क्यूब इधर से इधर भेज दो, ये भेज दो इधर से इधर, तभी ये आ जाएगा आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर, ठीक है, आर सिंगल डॉट वेक्टर आर डबल डॉट वेक्टर बराबर 0 इंटू एस डॉट का क्यूब बराबर 0। 0 किसी की मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा। इस तरह से ये आएगा आर वेक्टर माइनस आर सिंगल डॉट वेक्टर बराबर आर सिंगल डॉट वेक्टर और ये हो जाएगा आर डबल डॉट वेक्टर बराबर 0। बस समझ में ये आया। और ये इक्वेशन ऑक्सीलेटिंग प्लेन की जनरल इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। ये किसके टर्म में कहलाती है, टी के टर्म में, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष है, टी के सापेक्ष है। तो लिखो दिस, ये वाली इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज प्लेन in term of general parameter, in term of जनरल पैरामीटर, ठीक, नोट कर लो इसे। बता लो ये नियम वेक्टर का है। वेक्टर में अगर ये 3 प्रोडक्टें होती हैं तो क्या होता है, अगर इन 3 प्रोडक्टों में कभी कोई प्रोडक्ट रिपीट हो जाए तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 0 होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। लिख लो फिर आगे वाला आर्टिकल बताया जाए। ये समझ गए, ये वाली वैल्यू 0 है, अच्छा, इसलिए यही बची, ये बराबर किसके हो गया, 0 हो गया, और ये 0 में जाएगा तो बराबर 0 हो गया, ठीक है। बिगड़ है, उतार लो, लिख लो फटाफट, बताएं फिर आगे। ठीक है, बता, देखो डालो हेड डी पार्ट, ये है कार्टेशियन फार्म, यानी इक्वेशन ऑफ ऑक्सीलेटिंग प्लेन इन कार्टेशियन फार्म डालो। ये डी पार्ट है 1.7 आर्टिकल का, आर्टिकल 1.7 का डी पार्ट है और ये पेज नंबर 14 पे आ गया, ठीक, पूरा ही लिख लो।
लिखो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। फॉर्म कह लो। ठीक है, अब सुनो क्या इक्वेशन होती है वो हमसे बताते हैं। देखो एक कार्टेशियन फॉर्म में निकालने के लिए इक्वेशन के लिए हम इसकी जो इक्वेशन है ऑक्सीलेटिंग प्लेन की वो लेके चलते हैं। तो लिख लेते हैं टेकिंग, फिर तुम्हें बताएं, टेकिंग इक्वेशन ऑफ ऑक्सीलेटिंग प्लेन और ये इक्वेशन हमारे पास ये कहलाती है कैपिटल R माइनस R वेक्टर और फिर R वेक्टर का डैश, फिर कहलाती है R वेक्टर डैश कह लो, और ये डाट में भी होती है, दोनों में होती है, डैश में भी होती है और डाट में भी होती है। जब कार्टेशियन निकालना है तो डाट में निकाल लो, और R डबल डाट, ये दोनों में तुम लिख सकते हो। अब यहाँ पर इन सभी की वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने के बाद इसका हम सारणिक बना के तुम्हें बताएंगे किस तरह से क्या निकालते हैं। अब ये सब वैल्यू क्या होती है वो देखो। जैसे कैपिटल R है, एक बार हम तुम्हें पीछे बता भी चुके हैं, कैपिटल R जो वेक्टर है, कैपिटल R वेक्टर है, इसको हम कैपिटल X I प्लस कैपिटल Y J और कैपिटल Z K लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये स्मॉल r वेक्टर जो है, ये वेक्टर जो है वो हम XI प्लस YJ प्लस का ZK लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब R सिंगल डॉट वेक्टर, ये है R सिंगल डॉट वेक्टर। सिंगल डॉट वेक्टर का मतलब है इसका t के सापेक्ष अवकलन, तो a हो जाएगा dx बटी dt हो जाएगा, इसको कहेंगे x डॉट i, इसको कहेंगे y डॉट j और इसको कहेंगे z डॉट k। अब हम R डबल डॉट वेक्टर लिखें तो ये कहलाएगा x डबल डॉट i और ये कहलाएगा y डबल डॉट j और ये कहलाएगा z डबल डॉट k, ये कहलाएगा। अब ये तीनों की वैल्यू आ गई। अब कैपिटल R माइनस R निकाल लो, कैपिटल R वेक्टर माइनस R वेक्टर। अब इसे हल करने के लिए दोनों की वैल्यू रखते हैं, तभी XI बाई J कैपिटल है, कैपिटल ZK और R वेक्टर की जगह पर आएगा XI बाई J और आएगा ZK। फिर हम यहाँ से इसमें से और इसमें से I कॉमन ले लें, कैपिटल X माइनस X इंटू आई, और इसमें से और इसमें से ये J कॉमन ले लें, तभी ये हो जाएगा कैपिटल Y माइनस Y इंटू J, और इसमें से और इसमें से K कॉमन ले लें तो कैपिटल Z माइनस Z इंटू K आएगा, ये बनेगा इसका वैल्यू। अब ये सब वैल्यू इसमें रखें, अब इसमें रखें तो सबसे पहले कैपिटल R माइनस R वेक्टर है, उसकी वैल्यू ए हो जाएगी, ए हो जाएगी कैपिटल X माइनस स्मॉल x इंटू आई, कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इंटू J, कैपिटल Z माइनस स्मॉल z इंटू K, ए बन गई वैल्यू। अब R सिंगल डॉट, सिंगल डॉट की वैल्यू ए हो जाएगी, ए हो जाएगी XI प्लस YJ प्लस का हो जाएगा ZK। अब R डबल डॉट वेक्टर की वैल्यू ए आ जाएगी, ए आएगी X डबल डॉट I और Y डबल डॉट J और Z डबल डॉट और K, ए आएगी, और बराबर का हो गया 0, बराबर का हो गया 0, बराबर का हो गया 0। अब जैसे कभी भी देखो अच्छी तरह से समझते हुए चलो, एक ब्रैकेट और लगा दें, कौन सी वाली, ये लास्ट वाली ब्रैकेट है। देखो कभी भी अगर ये तीन वेक्टर दिए हों A B C, तो अगर इनको हल करना है तो हम इनके I J K के कोफिशिएंट लिख लेते हैं।
और ए इस तरह से तीनों वेक्टर हल हो जाते हैं। इसका हल करने का ए भी मेथड होता है। तो इनको हम सारणिक में लिखेंगे, इस तरह से सारणिक में लिखेंगे, बराबर करेंगे जीरो, डिटर्मिनेंट जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले आई का कोफिशिएंट लिखेंगे, तभी ए हो जाएगा कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई, कैपिटल जेड माइनस स्मॉल जेड। फिर आई जे के लिखें, तभी ए हो जाएगा एक्स आई जे के का, यहाँ पर आर सिंगल डॉट का है, तभी ए एक्स डॉट वाई डॉट और जेड डॉट आएगा। ठीक है, तभी ए एक्स डॉट वाई डॉट और जेड डॉट आएगा। फिर इसको लिखें, तभी ए आएगा एक्स डबल डॉट वाई डबल डॉट और आएगा जेड डबल डॉट। ठीक, ये इक्वेशन हमारी इन कार्टेशियन फॉर्म में कहलाती है। समझ गए। और एक बात ये भी ध्यान रखना, अगर ये तीन कभी भी लिखे हों, ये पीछे बता चुके हैं समय कई बार, ये तीन अगर लिखे हुए हों पद, इनके बीच में कोई चिन्ह ना लगा हो, तो इसका मतलब होता है एक डॉट और एक क्रॉस, और एक क्रॉस और एक डॉट, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो ऐसे लिखो, तीनों का एक ही मतलब होता है। और इन तीनों को इस तरह से हम सारणिक से हल कर लेते हैं। और ये भी तुम्हें कई बार आ चुका है इसलिए बता रहे हैं, अगर कभी भी कोई वेक्टर रिपीट हो जाता है, जैसे ए बी बी हो जाए या ए सी सी हो जाए या ए बी हो जाए, तो इसकी वैल्यू सदैव जीरो होती है। ठीक, नोट कर लो और फिर हम तुम्हें आगे बताएं। इसके आगे एक एग्जाम्पल है, वो हम तुम्हें बताते हैं। ठीक है, ठीक, तुम लोग लिखो, हम ऊपर क्वेश्चन लिखते हैं। इसके बाद हम तुम्हें बताने जा रहे हैं एग्जाम्पल 1, पेज नंबर 15 पर है। ठीक है, अब देखो इसे लिख देते हैं फिर समझाते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ द ऑक्सीलेटिंग प्लेन। प्लेन एट ए पॉइंट टी, एट ए पॉइंट टी, on the helix x बराबर दे रखा है a cos t, y बराबर a sin t और z बराबर a दे रखा है सी टी। अब पहले समझो, देखो देखो यहाँ पर कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑक्सीलेटिंग प्लेन। ऑक्सीलेटिंग प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। ये फार्मूला किसका है? ऑक्सीलेटिंग प्लेन का है। तो इस फार्मूले को फिर हम लिख देते हैं ऊपर, फिर तो बताते हैं। इक्वेशन ऑफ ऑक्सीलेटिंग प्लेन, ठीक है, और ये फार्मूला है कैपिटल एक्स माइनस एक्स माइनस वाई कैपिटल जेड माइनस जेड, एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट, एक्स डबल डॉट वाई डबल डॉट और जेड डबल डॉट। ये लिखा है फार्मूला, ये फार्मूला हमने लिखा, ये ऑक्सीलेटिंग प्लेन का फार्मूला हो गया।
अब यहाँ पर ऑक्सीलेटिंग प्लेन ही निकलवा रहा है और दिया क्या क्या है, ये दे रखा है एक्स बाई जेड, ठीक है। अब इस एक्स बाई जेड की जगह पे ए हो जाएगा, एक्स डॉट बाई डॉट जेड डॉट इसका निकाल लेंगे, यहाँ पे रख देंगे, इसकी वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे, सरल कर लेंगे, जो आएगा वही ऑक्सीलेटिंग प्लेन कहलाएगा। समझ में आया? बस एक क्वेश्चन है, अब लिख लो, साथ में लिख लो। एक्स बाई जेड तो हो गया, एक्स डॉट निकालना है। एक्स डॉट का मतलब डी एक्स बटे डी टी, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का ए साइन टी। बाई डॉट का मतलब समझ रहे होगे, अब तो डी वाई बटे डी टी हो जाएगा, ए साइन टी का ए काश टी हो जाएगा, और जेड डॉट का मतलब है डी जेड बटे डी टी, और ए रह जाएगा सी, भाई टी का वन हो जाएगा। अब निकालें एक्स डबल डॉट। एक्स डबल डॉट का मतलब है डी टू एक्स बटे डी टी स्क्वायर, यानी इसका फिर से अवकलन करें टी के सापेक्ष, ए साइन टी का हो जाएगा ए काश टी, और बाई डबल डॉट का करें, बाई डबल डॉट का मतलब इसका दोबारा अवकलन करें, तो दोबारा करेंगे कास टी का हो जाएगा माइनस का ए साइन टी, और जेड डबल डॉट का कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, जीरो, ये हो जाएगा जीरो। अब देखें यहाँ पर कैपिटल एक्स माइनस एक्स है, एक्स की जगह पर आएगा ए कास टी, ए कास टी, और बाई माइनस बाई है, आएगा ए साइन टी, ए साइन टी, ठीक। कैपिटल जेड माइनस जेड की जगह पर आएगा सी टी बराबर जीरो, ये आएगा सी टी बराबर जीरो। एक्स डॉट है, एक्स डॉट जगह पर आएगा माइनस ए साइन टी, बाई डॉट है, ये आएगा ए कास टी, जेड डॉट की जगह पर आएगा सी, एक्स डबल डॉट की जगह पर आएगा माइनस का ए कास टी, बाई डबल डॉट की जगह पर माइनस का ए साइन टी, और जेड डबल डॉट की जगह पर क्या आएगा, जीरो आएगा, ये आएगा जीरो, ठीक है। ये वैल्यू रख लें। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लें और आंसर आ जाएगा, बस ए है। मेथड समझ में आ गया? इसी को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीलेटिंग प्लेन कहेंगे। और कभी भी एक्स बाई जेड दे रखे तुमसे ऑक्सीलेटिंग प्लेन निकलवा रहा, तो इसी तरह से निकालेंगे। सरल कर लेते हैं, जैसे साढ़े को हल करते हैं। एक्स माइनस ए काश टी, ए लाइन छोड़ देंगे, ए लाइन छोड़ देंगे, इसकी गुणा करेंगे जीरो आएगा, बीच में माइनस होता है लेकिन इसकी गुणा करो फिर माइनस आएगा, इसलिए प्लस हो जाएगा, ए सी साइन टी आ जाएगा, बीच वाला माइनस में होता है, ये आएगा बाई माइनस ए साइन टी। अब हम इसको छोड़ दें और इसे छोड़ दें, इसकी गुणा करें जीरो आएगा, फिर आएगा माइनस, इसकी गुणा करें, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ए सी काश टी हो जाएगा, इसकी गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस, ए सी काश टी आएगा। अब ए लिखेंगे, जेड माइनस सी टी आएगा, जेड माइनस सी टी। अब हम इस लाइन को छोड़ दें, इसे छोड़ दें, गुणा छोड़ दें, इसकी गुणा करें, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी आएगा, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हो जाएगा ए स्क्वायर कास स्क्वायर टी, और ए बराबर हो जाएगा जीरो, बराबर हो जाएगा जीरो। अब यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का ए काश टी, और ए आएगा ए सी साइन टी, माइनस बाई माइनस ए साइन टी, और आएगा ए सी काश टी, ये आएगा जेड माइनस सी टी, और इसमें से जो कॉमन आएगा वो कॉमन कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, और फिर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कास स्क्वायर टी, वो क्या हो जाता है, 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। सरल होने के लिए अभी और भी सरल हो जाएगा, बात समझ में आई? सरल तो अभी और भी हो जाएगा। अभी ए माइनस का आएगा और ए माइनस माइनस प्लस का ए कट भी जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो, कैपिटल एक्स और ए सी साइन टी माइनस ए स्क्वायर सी साइन टी काश टी माइनस बाई और ए सी काश टी माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर सी साइन टी काश टी, ठीक है, और ए आ जाएगा जेड ए स्क्वायर सी टी ए स्क्वायर बराबर 0। अब ए स्क्वायर सी साइन टी काश टी ए कट जाएगा,
ये कट जाएगा, ये बचा हुआ आंसर लिख लो। कैपिटल एक्स ए सी साइन टी माइनस कैपिटल वाई ए सी कास टी और जेड ए स्क्वायर सी टी ए स्क्वायर बराबर 0। नोट करो, ये ऑसिलेटिंग प्लेन की इक्वेशन कहलाएगी। अगर कभी भी 3 पॉइंट दे रखे तो इस तरह से इक्वेशन निकाल लोगे। उतार लो, ये एग्जाम्पल 1 है, फिर इसके आगे का तुम्हें पढ़ाया जाए। इसके बाद पेज नंबर 22 पर 1.8 आर्टिकल है, ये बताया जाएगा। 1.8 है या 1.9 है, देखो अभी देखते हैं। उतार लो फटाफट, बताएं फिर आगे। ये सभी का कट भी जाएगा, ये सबका कट जाएगा और इन 3 में से सी कॉमन भी हो जाएगा। अरे ऐसे ही छोड़ दो, क्या करो, तो ज़्यादा गणा हुआ कर। ठीक भैया, देखो अब इसके बाद डालो हेडिंग। इसके बाद अब इसके बाद ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, ये तुम्हारी हम लिखा रहे हैं। 1.9 है, पेज नंबर 22 पर है, अभी हमने कराया था। हाँ 1.9 है, ठीक है। ये 1.9 है और पेज नंबर 22 पे है, 22 पे है। ये है नॉर्मल लाइन। सबसे पहले हेडिंग डालो, लाइन, ठीक है, नॉर्मल लाइन। हम तुम्हें बताएंगे अभी नॉर्मल लाइन क्या होती है, वो समझो। ये बताना है, ये समझना है तुम्हें नॉर्मल लाइन क्या होती है। पहले समझ लो, फिर हम लिखें इससे। देखो, तुम्हें मालूम है कि हम जैसे बता ही चुके हैं कर्व स्पेस क्या होता है। स्पेस में कर्व, और स्पेस क्या होता है, दुनिया की हर चीज़ स्पेस में है। ये व्हाइट बोर्ड भी हमारा स्पेस में है। तो हम कोई भी एक कर्व बना लें, मान लो ये कोई हमने कर्व बना लिया, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा कर्व बना ले, इसको क्या कहेंगे, कर्व स्पेस। इसको क्या कहेंगे, कर्व स्पेस। अब इस पर हमने कोई भी पॉइंट यहाँ पर P दे दिया, ये P दे दिया, मतलब समझ में आ रहा है। अब इस पर ये टेंजेंट लाइन डाल दी, ये क्या डाल दी, टेंजेंट लाइन। ये है टेंजेंट लाइन, और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, T यूनिट वेक्टर से। टेंजेंट लाइन को हम T यूनिट वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। तो जिस पॉइंट पर ये स्पर्श करती है, ये टेंजेंट लाइन इस स्पेस कर्व को जिस पॉइंट पर स्पर्श करती है, टच करती है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया जाए। एक परपेंडिकुलर डालने का मतलब है यहाँ पर कोण कितने अंश का बन जाएगा, 90 अंश का, 90 का बन जाएगा, तभी तो परपेंडिकुलर। और ये जो परपेंडिकुलर डाला है, तो ये लाइन जो है, इसी लाइन को नॉर्मल लाइन कहते हैं। ये क्या कहलाती है, नॉर्मल लाइन। समझ में आ गया नॉर्मल लाइन क्या होती है, हमारी नज़र में समझ में आ गया होगा। मतलब एक क्या बनाया, स्पेस कर्व बनाया है,
स्पेस कर्व बनाया। स्पेस कर्व में ए कोई भी पॉइंट हमने क्या मान लिया है, पी। इससे मिलती हुई एक लाइन डाली है, वो लाइन क्या कहलाई, मिलती हुई स्पर्श करती हुई लाइन डालोगे तो क्या कहलाई, टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन जो डाली है, टेंजेंट लाइन जो डाली गई जो पी पॉइंट को टच कर रही है, और उसी पी पॉइंट से जो परपेंडिकुलर पड़ेगा, वो परपेंडिकुलर जो पड़ेगा वहाँ पर जो लाइन बनेगी, वही लाइन हमारी नॉर्मल लाइन कहलाती है। बात समझ में आई? ठीक। अब लिखो इस परिभाषा के लिए, लिखो एनी लाइन, लिखो एनी लाइन, कोई भी लाइन, एनी लाइन परपेंडिकुलर टू कोई भी लाइन जो है परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पी। लिखो परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पी, किस पॉइंट के, पी, टेंजेंट वाले पी पॉइंट पर, टू दी कर्व, किसमें, टू दी कर्व इज कॉल्ड ए नॉर्मल लाइन एट पी, ए नॉर्मल लाइन एट पी। कहने का मतलब है पी पॉइंट पर जहां पर स्पर्श करेगा उसी पॉइंट पर परपेंडिकुलर पड़ना चाहिए, इधर उधर पड़ गई तो नहीं मानी जाएगी, ये ध्यान रखना। यानी उसी पॉइंट पर, इसीलिए लिखा है टेन नॉर्मल लाइन एट पी। बात समझ में? जो नॉर्मल लाइन पड़ेगी वो किस पॉइंट पर पड़ेगी, पी पॉइंट, और पी पॉइंट पर जो लाइन पड़ेगी वही हमारी नॉर्मल लाइन के नाम से जानी जाएगी। समझ गए? एनी लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पी, यानी जो टेंजेंट लाइन है उसके क्या हो, परपेंडिकुलर। और टेंजेंट लाइन तो ये पूरी कहलाती है, ये टेंजेंट लाइन तो ये पूरी है, लेकिन जो पी पॉइंट है इसके परपेंडिकुलर हो, इस पॉइंट पर, यहाँ पर परपेंडिकुलर हो, तो ये कहलाएगी, क्या कहलाएगी, नॉर्मल लाइन। तो इस लाइन को क्या कहेंगे, नॉर्मल लाइन कहेंगे। बात खूब समझ में आ गई? ठीक, लिख लिया, लिख लो। ठीक है। अब हम तुम्हें इसकी इक्वेशन निकालना बताते हैं। अब इसको हम बिगाड़ देते हैं, फिर बताते हैं। बिगाड़ दें। अब ये इसका ए पॉइंट था, ये इसका ए पॉइंट था। अब इसी के नीचे बी पॉइंट पड़ा हुआ है, बी पॉइंट हम तुम्हें लिखाते हैं। डालो हेडिंग बी पॉइंट, और हेडिंग डालो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन। ठीक है, देखते हैं प्लेन है, लाइन है, किसकी इक्वेशन निकलवा रहा है, वही तुम्हें बताएं। अच्छा, नॉर्मल प्लेन की है। बोले, देखो बिगाड़ देते हैं। डालो बी पॉइंट, बी पॉइंट है और ए लिखा हुआ है। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल प्लेन, बी पॉइंट, पेज नंबर 22। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल प्लेन। अब नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन क्या होती वो समझो। देखो, नॉर्मल प्लेन क्या होता है, वही टेंजेंट लाइन से जो पी पॉइंट से जो हमारी लाइन पड़ी हुई उसी को नॉर्मल लाइन कहते हैं, और वहाँ पर जो प्लेन बनता है उसी को हम नॉर्मल प्लेन कहते हैं। बात समझ में आई? अब यहाँ पर इक्वेशन है नॉर्मल प्लेन की, इक्वेशन कैसे निकाली जाती है वो समझो। जैसे कोई भी प्लेन हमने मान लो बना लिया, कोई भी प्लेन इस तरह से बना लें, कैसा भी प्लेन बना लें, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ये हमने प्लेन बना लिया, ठीक है। प्लेन में ये हमने एक तरह का सीधी सीधी एक लाइन डाल दी, इसमें पॉइंट पी हो गया, ए पॉइंट पी, इस पॉइंट पर पी हो गया, और ए पॉइंट हम लिख लेते हैं कैपिटल आर, ए लिख लेते हैं कैपिटल आर।
अब ये जो P है, ये P और R जो लाइन है, P और R लाइन है, इसके कोई भी हम परपेंडिकुलर कोई भी लाइन डालें, स्पेस कर्व की जो लाइन है, टेंजेंट लाइन जो है वो परपेंडिकुलर डालें और यहाँ पर ये बनाए R सिंगल डॉट। ये क्या बनाए? R सिंगल डॉट। अब सिंगल डॉट बनाए तो जैसे P पॉइंट है, P पॉइंट की इक्वेशन क्या होगी? वो होगी R वेक्टर, P पॉइंट की R वेक्टर। और कैपिटल R पॉइंट की इक्वेशन क्या है? R वेक्टर। ये कैपिटल R वेक्टर है भाई, चाहे ऐसे लिख लो, इसकी इक्वेशन ये है, इसकी इक्वेशन हमने ये मान ली, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा R वेक्टर है, ये क्या है? पोजीशन वेक्टर आप ये पॉइंट P का है, और ये R वेक्टर क्या है? ये पोजीशन वेक्टर कैपिटल R का है, ये कैपिटल R का पोजीशन वेक्टर। और R सिंगल डॉट क्या है? ये परपेंडिकुलर है किस पर? PR प्लेन पर। इस P और R प्लेन पर ये R सिंगल डॉट वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब फिर इसकी हम इक्वेशन किस तरह से निकालेंगे वो हम तुम्हें बताते हैं। इसके लिए लिखो, पहले यही सब लिखो R वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर, और ये पोजीशन वेक्टर किस पॉइंट पर है? एट ए पॉइंट P, ये पॉइंट P पर है। अब किस में है? एक सब तो मैं बता चुके हैं, ये सब स्पेस कर्व में होता है। ये किताब का ये चैप्टर ही पूरा स्पेस कर्व का है, ठीक है। ऑन ए स्पेस कर्व लिख लो, ऑन ए स्पेस कर्व। इफ अब क्या है? अब ये R वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर किसका है? R का है। लिखो कैपिटल R वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर एट R। ये किसका हो गया? R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R वेक्टर हो गया। अब यहाँ पर क्या रह गया? ये R सिंगल डॉट क्या है? ये परपेंडिकुलर है किस पे? इस प्लेन पर। लिखो एंड R सिंगल डॉट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। किसके? परपेंडिकुलर प्लेन। और ये प्लेन क्या है? ए वाला क्या है? पूरा प्लेन है। अब सबसे पहले P और R का PR वेक्टर की पोजीशन वेक्टर निकालें। PR वेक्टर निकालेंगे तो इसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। तो मालूम इसमें आगे वाला पहले लिखते हैं, पहले वाला बाद में लिखते हैं। तो ये लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ R वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P वेक्टर, ठीक है। अब R पॉइंट का है, P पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर है। R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या कहलाएगा? R वेक्टर। और P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या कहलाएगा? R वेक्टर। बात समझ में? ये PR वेक्टर हो गया। अब PR इज परपेंडिकुलर, ये जो है PR ये परपेंडिकुलर किसका है? R सिंगल डॉट का। तो लिख दें PR जो है, PR वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू R सिंगल डॉट वेक्टर। ये सिंगल डॉट वेक्टर का परपेंडिकुलर, अगर ये सिंगल डॉट का परपेंडिकुलर है तो एक कैपिटल R वेक्टर माइनस R वेक्टर का R सिंगल डॉट वेक्टर एक किसके बराबर आ जाएगा? 0। ये किसके बराबर हो जाएगा? 0। और ये इक्वेशन हमारी किसकी कहलाती है? नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन कहलाती है। ये कहलाती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक रिलेशन और निकल आएगा, वो भी तुम्हें बताया है, समझो। वी नो, जैसे T यूनिट वेक्टर तुम्हें हमने पढ़ाया, मालूम है क्या पढ़ाया था? dr वेक्टर अपॉन dt, यानी R सिंगल डॉट वेक्टर के बराबर होता है।
ये होता है। अगर ए वैल्यू यहाँ पे रख दें तो कैपिटल आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर इंटू टी यूनिट वेक्टर बराबर भी 0 लिखते हैं। और ये भी इक्वेशन हमारी किसकी कहलाती है, इसी की नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन कहलाती है। देख लो, इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन। ये हमने इसलिए लिखा दी, कभी क्वेश्चन में ए प्रयोग होती, कभी ए प्रयोग होती, तो कंफ्यूज मत होना कि ए लिखा तो ये नहीं लिखा, इसलिए हमने ये तुम्हें बता दिया, पीछे आ चुका है। टी यूनिट वेक्टर बराबर ये डी आर बटे डी टी होता है। ठीक है, निकाल के भी तुम्हें हम दिखा चुके हैं। ठीक है, फिर आज की वीडियो में यहीं तक कराएंगे, इसके आगे का आगे कराएंगे। ठीक है, उतार लो यहाँ तक।